हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी और क्षितिज भाग 1 से आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं, प्रेमचंद के फटे जूते। ये चैप्टर लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। इनके सामने प्रेमचंद जी, जो कि हिंदी साहित्य के महान लेखक हैं, इनका एक चित्र आता है और इस चित्र को देख करके ये प्रेमचंद जी के बारे में यहाँ पर क्या क्या जो है बातें यहाँ पर करते हैं इस चैप्टर में, वो हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया और सन 1947 में से स्वतंत्र लेखन करने लगे। तो ये लेखन कार्य इन्होंने शुरू किया सन 1947, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो तब से इन्होंने स्वतंत्र लेखन करने लगे थे। तो इससे पहले वो नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए करने के बाद कुछ दिनों तक इन्होंने अध्यापन का काम किया। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। तो इनकी एक पत्रिका है वसुधा। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली और हिंदी साहित्य में जो है ये बड़ी प्रख्यात हुई, विख्यात हुई और इसकी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया था। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियां हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे अनेक दिन फिरे कहानी संग्रह इन्होंने लिखी। रानी नागफनी की कहानी इन्होंने लिखी। तट की खोज एक उपन्यास है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी का परत और पगडंडियों का जमाना, समाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह इन्होंने लिखे हैं। वैष्णव की फसलन, तिरछी रेखाएं और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर और व्यंग संग्रह उल्लेखनीय है। तो इनकी यहाँ प्रमुख जो इन्होंने लेख लिखे हैं उनके बारे में यहाँ पर है, तो इनको आप लिख लीजिएगा, कई बार आपको ये पूछे भी जाते हैं। तो भारतीय जीवन के पाखंड, किस प्रकार का जीवन, यहाँ पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। यानी कि जो भारतीय जीवन में पाखंड हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर इन्होंने अपने लेख लिखे और व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की जो मारक क्षमता है वो बहुत बढ़ गई है। यहाँ हम प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक पढ़ रहे हैं। ये एक निबंध है। अब निबंध कैसे, निबंध विधा में लिखी गई एक गद्य रचना है। हम गद्य रचना को कई विधाओं में लिखते हैं, कभी आप आत्मकथा के रूप में, जीवनी के रूप में, निबंध के रूप में, उपन्यास के रूप में, कहानी। अब निबंध विधा में लिखा गया है। निबंध आप कैसे लिखते हैं, आपको पेपर में भी कई बार निबंध लिखने को आता है, आगे क्लास 9th में भी आप निबंध लिखेंगे। तो निबंध के लिए आपके पास एक टॉपिक दिया जाता है, ठीक है, और अब तो छोटे बच्चों को चित्र वर्णन दिया जाता है, जो कि यहाँ इस पाठ में दिया गया है। यहाँ पर जो है इस पाठ के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी उस चित्र को देख करके प्रेमचंद के जीवन के बारे में, उनका एक फटा जूता इनके सामने, उसकी जो तस्वीर है वो उनके सामने आती है। उस फटे जूते को देख करके वो ऐसी गहरी सोच में बहुत कुछ लिख लेते हैं प्रेमचंद जी के बारे में। तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये। तो इसमें जो है
प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार का अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टिकोण का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग किया है। तो ये जो है एक निबंध विधा में लिखा गया एक व्यंग रचना है। तो इन्होंने प्रेमचंद के इस फटे जूते को देख करके आज के दिखावे की समाज, देखिए समाज में अब दिखावे का प्रचलन चल रहा है, घर के अंदर चाहे कुछ हो ना हो बस अच्छे कपड़े पहनने हैं और दिखाना है लोगों को, संसार में समाज में अपने आप को अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी हो तो अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे जूते पहनकर जाया जाए, चाहे उसके घर में कुछ हो ना हो। तो ऐसे लोगों पर ये एक व्यंग है कि इतने बड़े साहित्यकार होने के बाद भी एक फटे जूते में वो फोटो खिंचवाते हैं, तो ये इनकी किस व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो इसी पर इन्होंने यहाँ निबंध लिखा। हरिशंकर परसाई जी के सामने प्रेमचंद जी की एक तस्वीर है जिसमें उनका एक जूता फटा हुआ है। तो आइए प्रेमचंद के फटे जूते, ये है आपका एक निबंध जिसमें हरिशंकर परसाई के सामने प्रेमचंद जी की एक तस्वीर आ जाती है और उस तस्वीर को देखकर उनके मन में क्या कुछ प्रश्न उठते हैं और उनके व्यक्तित्व का अवलोकन किस प्रकार से करते हैं। ये है प्रेमचंद जी की फटे जूतों की एक तस्वीर जिसमें उनका एक पांव का जूता फटा हुआ है और उनका जो अंगूठा है वो बाहर निकलता है यहाँ से। तो इसे देख करके वो क्या कुछ उनके बारे में सोचते हैं, आइए इसे हम पढ़ते हैं। तो लेखक कहते हैं, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक ने बताया कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, एक पिक्चर मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं और इस चित्र में वो अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपट्टी चिपकी है और गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बतलाती है। अब इनका मुंह तो बहुत कमजोर है लेकिन इनके मुंह पर जो है मूछें हैं घनी, तो वो जो है इनके चेहरे को हरा भरा बतलाती है, लेकिन वास्तव में ये दुबले पतले हैं। इनका जो चेहरा है, इनके जो गाल हैं उनकी हड्डियां उभर गई हैं, लेकिन उन मूछों की वजह से वो हरे भरे से लग रहे हैं। उनका जो चेहरा है वो भरा भरा सा लग रहा है। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे होते हैं। कैनवस के जूतों में जो है उनके लेसेस डाले जाते हैं, गोल गोल इस तरह से होते हैं ना, और उनमें आप लेसेस डालते हैं, ठीक है। जिनके जो बंद हैं वो बेतरतीब बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की जो लोहे की पतली सी पतरी है वो निकल जाती है। अब ये बेतरतीब से वो बंधे हुए जूते हैं, तो उसके ऊपर जो है एक लोहे की छोटी सी पतरी होती है, वो बेतरतीब से बंधे हुए हैं, इसलिए वो भी निकल चुकी है। और जब वो निकल जाती है तो जूते जो है बहुत असहज लगते हैं, अजीब से लगते हैं, वो इधर उधर उनका जो है शेप जो है पूरा खराब हो जाता है। तो इस तरह के जूते उन्होंने पहने हैं और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, और जब ये पतरी निकल जाती है तो वो छेद भी जो है एक तरह से सिकुड़ से जाते हैं और उन छेदों में वो लेसेस नहीं डाले जाते हैं, तो बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। और जब आप कसोगे ना तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा इधर, ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं स्कूल के जूतों में। तो दाहिने पांव का जूता उनका ठीक है, मगर बाएं जूते में एक बड़ा सा छेद हो गया है। और वास्तव में ये लेख लिखा जा रहा है उनके एक चित्र के सामने, उनके एक चित्र पर ये लेख लिखा जा रहा है कि उनके दाहिने पांव का जो जूता है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनके बाएं पांव का जूता जो कि आगे से एक बड़ा सा छेद उसमें हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है, और छेद भी छोटा मोटा नहीं है, उनकी उंगली बाहर निकल रही है, पांव की उंगली बाहर निकल रही है। तो लेखक की दृष्टि पड़ती है उनकी उंगली पर, मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। इनके पूरे चित्र में इनका हुलिया तो इन्होंने बता ही दिया, किस तरह का इनका वेशभूषा है, क्या इन्होंने ऊपर से पहना है, लेकिन लेखक जैसे ही इनके बाएं पांव को देखते हैं तो इनकी दृष्टि उस बाएं पांव पर अटक जाती है। मैं सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी।
अब आप देखिए, जब आप फोटो खिंचवाते हैं तो जो आप अच्छे कपड़े भी पहने होंगे तो पहले आप अपने आप को ठीक ठाक करते हैं, भाई रुक जा 1 मिनट, मैं जरा ठीक हो जाऊं। तो अब लेखक के मन में ये प्रश्न आता है कि अगर इस व्यक्ति की फोटो खिंचवाने की अगर पोशाक ये है तो पहनने की कैसी होगी? नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। अब लेखक स्वयं इस बात को पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, फिर खुद से कहते हैं नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं हो सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये आदमी जैसा है वैसे ही यहाँ फोटो खिंचवाने आ गया है। इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यानी कि ये जो है बार बार अपने आप को जो है ठीक नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति ऐसा है जो फटे जूते में फोटो खिंचवा रहा है तो वो वास्तव में असल जिंदगी में, यानी कि वो जैसे उसकी पहनने की पोशाक है उसमें ये गुण नहीं है, यानी वो उस बारे में सोचता ही नहीं है कि कहाँ मेरा कपड़ा ठीक है, किधर से मैं अपना, मेरी ड्रेस कैसा है, मैं तभी फोटो खिंचवाऊं। तो ऐसा गुण इसमें नहीं है। ऐसा हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि इस व्यक्ति में पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसे ही फोटो में खिंच जाता है। ये व्यक्ति जो है जैसा था वैसे ही आकर के फोटो में खिंच गया है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। अब इस बाएं पांव के जो फटे जूते से अब उनके चेहरे की तरफ देखते हैं। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है? अब उस चित्र से वो प्रश्न कर रहे हैं। इतने बड़े साहित्य के पुरखे होकर, यानी एक साहित्यकार होने के बावजूद, क्या तुम्हें मालूम है, उस फोटो से प्रश्न पूछ रहे हैं प्रेमचंद जी से कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है और उंगली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं उनकी फोटो से, उनके चित्र से, कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा जूता फटा है? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे जूते से उंगली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती थी, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास। तो अब लेखक ने कहा, लेखक ने जब इस चित्र के फोटो उनके चेहरे की तरफ देखा तो पूछने लग गए कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी उंगली फटी हुई है, तुम्हारा जूता फटा है और जूते से तुम्हारी उंगली बाहर निकल रही है? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं है? क्या तुम्हें लज्जा नहीं है, संकोच नहीं है, झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि अगर तुम अपनी धोती थोड़ी सी और नीचे खींचते तो तुम्हारा जो ये फटा जूता दिख रहा है वो ढक सकता था, मगर फिर भी चेहरे पर बड़ी बेपरवाही है। और तुम्हारा जो चेहरा है उसे देखने से तो ऐसा लग रहा है तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है कि जूता मेरा फटा है और मैं फोटो खींच रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है कि तुम बड़े बेपरवाह हो। बड़ा विश्वास है फोटोग्राफर ने। जब तो जो है, जब हम असहज होते हैं, हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो हमारे चेहरे पर दिख जाता है, और जब हम सहज होते हैं तो वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर दिखता है, जो सहजता आपके चेहरे पर दिखती है। अब आपके जूता फटा है, अगर आपको असहजता हो रही है, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो वो सारी चीजें आपके चेहरे पर नजर आएंगी। लेकिन प्रेमचंद जी के चेहरे को देखकर लेखक बताते हैं कि कोई बेपरवाही नहीं है, कोई लज्जा नहीं है, कोई संकोच नहीं है, और इनकी जो चेहरा है वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, बेपरवाही, बड़ा विश्वास है तुम्हें। आगे लेखक ने कहा कि फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में से कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। लेखक ने प्रेमचंद जी के इस मुस्कान को बताया कि शायद जब तुम फोटो खिंचवा रहे होंगे और फोटोग्राफर ने आपको कहा होगा स्माइल प्लीज, तो तब कहीं तुम अपने अंदर से एक दिखावे की मुस्कान को बाहर लाना चाहते होंगे, और जब तक तुम अपनी मुस्कान को बाहर लाते, फोटोग्राफर ने आधे में ही थैंक यू
कह दिया होगा, यानी कि बीच में ही क्लिक हो गई होगी तुम्हारी फोटो और अब जो है तुम यहाँ खिंच गए हैं। तो विचित्र है अधूरी मुस्कान, अधूरी मुस्कान कहा, साथ में कहा यह मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास है, व्यंग है। लेखक कहते हैं कि ये वास्तव में तुम्हारी उपहास नहीं है, तुम्हारा उपहास नहीं है, ये मुस्कान नहीं है, ये उपहास है, ये व्यंग है। लेकिन किसका, ये आगे की पैराग्राफ में बताते हैं। तो कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। अब देखिए, क्योंकि अधूरी मुस्कान उनके चेहरे पर दिख रही है। हरिशंकर परसाई जी कहते हैं ये आदमी कैसा है, ना तो इसे अपनी कुछ लज्जा है न संकोच है, बड़े विश्वास से खड़ा है और ऊपर से हंस भी रहा है। तो कहते हैं ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है, और साथ में ये किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचवाते। अब कहते हैं अगर तुमने फोटो ही खिंचवाना था तो अच्छे जूते पहन लेते या खिंचवाते ही नहीं। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था, या तुम फोटो न खिंचाते तो उससे भी क्या बिगड़ता। अब आगे लेखक बताते हैं कि शायद तुम्हारी पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। अब लेखक ये भी सोचते हैं कि क्या पता तुम्हारी पत्नी ने बड़ी जिद की होगी कि चलिए फोटो खिंचवाते हैं। तुम्हारे मना करने पर, जिद करने पर, पत्नी के आग्रह पर पुनः तुमने ये कहकर कि चल भाई, तो तब जाकर के तुमने ये फोटो खिंचवाई होगी। अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते अपने अंदर तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ कि आखिर कैसा व्यक्ति है। एक तो फटे जूतों में फोटो खिंचवाता है, उसके बाद ऊपर से किसी पर हंस भी रहा है। तो कहते हैं मैं तुम्हारा ये जो फोटो है इसे देख देख करके मेरे अंदर जो है एक क्लेश सा महसूस हो रहा है, जैसे मुझे रोना आ रहा है, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा जो व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कहती है, ये कुछ और ही व्यंग दर्शाती हैं। आगे लेखक कहते हैं तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। फिर उस चित्र से पूछ रहे हैं कि क्या तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। अगर तुम्हें फोटो का महत्व पता होता तो तुम फोटो खिंचवाने के लिए किसी से जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं, यानी कि लोग तो शादी भी जो है कोट मांग देते हैं और वर दिखाई देते हैं, और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, और मांग मांग करके मोटरसाइकिल मांग करके उससे बारात निकाल लेते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही नहीं मांगे बने। तो अब लेखक कहते हैं कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि फोटो खिंचवाने के लिए अच्छा बनना पड़ता है। आप जो है जैसे हैं उससे अच्छा आपको जो है बनना है, आपके कपड़े अच्छे हों, आपके जूते अच्छे हों, आपका ड्रेसिंग सेंस पूरा अच्छा हो, तभी जाकर के आप फोटो खिंचवाते हैं। ऐसे ही कोई फोटो नहीं खिंचवाता है। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं। अब हरिशंकर परसाई जी लोगों पर व्यंग कर रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं है, लोग जब फोटो खिंचवाने जाते हैं शादियों में, पार्टियों में, तो बहुत सारा इत्र चुपड़ लेते हैं, ठीक है। और देखो, जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, गंदे से गंदा आदमी भी फोटो की खुशबू देती है, गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। तो आदमी चाहे कितना, अब देखो यहाँ पर वास्तव में हरिशंकर परसाई जी उन लोगों पर व्यंग कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य का इतना बड़ा साहित्यकार फटे जूतों में फोटो खींच रहा है, और आप उन लोगों के लिए यहाँ पर लेखक ने व्यंग किया है
कि इतना बड़ा साहित्यकार होकर भी ऐसे आदमी को कोई परवाह नहीं है कि उसका जूता फटा है और वो फटे जूतों में फोटो खिंचवा रहा है। लेकिन समाज को देखिए, समाज के उन लोगों को देखिए, चाहे आपके पास कुछ हो ना हो, लेकिन आप जो है बहुत सारा इत्र। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा, गंदे से गंदा आदमी की जो फोटो है वो भी खुशबू देती है, यानी कि वो भी बहुत अच्छा लगता है फोटो में। ठीक है, तो आगे यहाँ पर लेखक कहते हैं, टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब कहते हैं जूता हमेशा जो है टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए हैं थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितना आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा है। अब यहाँ हरिशंकर परसाई ने कहा कि तुम हिंदी साहित्य के महान कथाकार हो, तुम उपन्यासकार हो, उपन्यास के सम्राट कहे गए हो, युग प्रवर्तक तुम कहे गए हो, जाने क्या क्या कहलाते थे, लेकिन फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा है। लेकिन इतना सारी उपाधियां होने के बावजूद भी तुम्हें इतना भी नहीं पता चला कि फोटो खिंचवाने के लिए आपको फोटो में अच्छा बनना पड़ता है, दिखावा करना पड़ता है। तो वास्तव में यहाँ हरिशंकर परसाई समाज के उन वर्गों पर, उन लोगों पर व्यंग कस रहे हैं कि जिस फोटो को दिखाकर आप जो है संसार को बेवकूफ बना रहे हैं, वो वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो कुछ और ही है। यहाँ इन्होंने ऊपर कहा कि गंदे से गंदे आदमी की जो फोटो है उससे भी खुशबू आती है, वो भी बहुत अच्छा दिखता है फोटो में। क्या वास्तविकता वही है? लेकिन हमारा समाज उसी को वास्तविक मान लेता है और उसी पर जो है, और अब तो ये बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो जिस समय ये लेख लिखा गया था उस समय तो इतना नहीं था, लेकिन आज के समाज में ये बहुत ज्यादा दिखावे की प्रवृत्ति चल रही है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। अब हरिशंकर परसाई जी कहते हैं, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, लेकिन ये ऊपर से दिखाने के लिए तो अच्छा है। उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे जो तला है ना वो फट गया है। लेखक ने बताया कि तुम्हारा जूता भी फटा है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत अच्छा जूता है, मेरा जूता भी फटा है, लेकिन उसका तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। तो अपने जूते और प्रेमचंद के जूते में यहाँ पर वो तुलना कर रहे हैं कि तुम्हारा जो जूता है वो दिख रहा है और उसे लोग देख रहे हैं, उसे समाज देख रहा है। इससे तुम्हारे व्यक्तित्व में जो है एक तरह से जो है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसी भावना यहाँ पर लेखक बताते हैं। लेकिन कहते हैं जूता तो मेरा भी फटा है, लेकिन मेरा जूता कहाँ से फटा है? नीचे से फटा है, तले से फटा है। और उससे क्या क्या दिक्कतें आती हैं? अंगूठे जमीन से घिसता है, जो अंगूठा है वो जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी कभी जो है रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली जो है बाहर नहीं दिखेगी। लेखक ने कहा, तुम्हारे जूते और मेरे जूते में क्या अंतर है? जूता मेरा भी फटा है, तुम्हारा भी फटा है। तुम्हारी उंगली दिख रही है, लेकिन मेरा नीचे फटा है, तलवा फटा है। मेरी उंगली घिसती है, मेरा तलवा घिसता है। कभी कभी तो जब मिट्टी में चलता हूँ तो लहूलुहान भी हो जाता हूँ, नीचे से खून तक निकल जाता है, लेकिन मेरा पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर पूरा तला गिर जाएगा, लेकिन मेरी उंगली जो है कभी भी नहीं दिखेगी। अब जूते में ऊपर से फटा तो सिर्फ आपकी उंगली दिखी, लेकिन लेखक का तो नीचे तलवा ही फटा है, और तलवा फटेगा तो दिक्कत किसको होगी? चलने वाली को। तो उसमें जो है नीचे जो भी कंकरीली पत्थर मिट्टी जो भी होगा वो घिसेगा पाँव, और जब पाँव घिसेगा तो आपको दर्द होगा। तो यहाँ लेखक ने प्रेमचंद के जूते और अपने जूते में अंतर बताया कि मेरा जूता फटा है, लेकिन मैं दुनिया को ये दिखाता हूं कि मेरा जो है सब ठीक है। और तुम, आगे बताते हैं लाइनों में,
तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। तुम्हारा जूता ऊपर से फटा है, और अगर जूता ऊपर से फटा है तो तुम्हारी उंगली को कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारे नीचे जो तलवे हैं वो कभी भी घिसेंगे नहीं। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते हो और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ लेखक ने बताया कि तुम्हें नहीं मालूम कि पर्दे पर कैसे रहा जाता है, लोगों के सामने समाज के साथ कैसे रहा जाता है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। अगर तुम जानते होते तो तुम अपने जूते को छुपा देते। तुम छुपा सकते थे अपनी धोती से, तुम छुपा सकते थे किसी से जूते मांग करके, फोटो खिंचवा सकते थे, लेकिन तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते हो, अर्थात तुम दिखावा करना नहीं जानते हो, जो कि आज का समाज कर रहा है। लेकिन मेरा जूता फटा है, लेकिन नीचे से फटा है, और नीचे से फटा है तो मेरा तलवा घिसता है, मुझे दर्द होता है। जब कंकरीली मिट्टी आती है वहां मुझे चुभता है, तो वहां से मुझे दिक्कत होती है। मेरा पूरा तलवा घिस जाएगा, लेकिन ऊपर मेरा जूता कभी भी, मेरी उंगली बाहर नहीं दिखेगी, ऊपर से मेरा जूता सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मुझे पता है समाज में दिखावा करना है। तो अपने से यहाँ समाज के लिए कहते हैं, व्यंग बाण कस रहे हैं, क्योंकि ये व्यंग ही है। तो क्या कहा कि मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, पर हम पर्दे पर कुर्बान हैं। हम पर्दे यानी कि समाज को दिखाने के लिए हम कुर्बान हैं, हमें समाज को दिखाना है। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। तो अब प्रेमचंद जी की तस्वीर में, उनकी फोटो में, उनके चित्र में देख करके लेखक कहते हैं कि तुम इस फटे जूते को बड़े ठाट से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाओ। फोटो क्या होती है, आपकी यादगार रह जाती है। अब अपने रियल लाइफ में तो आप अभी पहन के दूसरी बार दूसरे कपड़े पहन सकते, लेकिन जो फोटो आपने खिंचवा दी, अब उस समय जो है बहुत कम फोटो खिंचवाई जाती थी, ठीक है, तो उस समय तुमने फोटो खिंचवा ली। क्या कहते हो, तुम फटा जूता भी बड़े ठाट से पहनते हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाओ, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तो तुम्हारी जीवनी लिखनी है और तुमने इस तरह से फटे जूते में अपनी फोटो खिंचवा भी ली और छाप भी ली। और एक बड़ा आदमी, हिंदी साहित्य का इतना बड़ा लेखक, वो जो है इस फटे जूते में अगर अपनी फोटो खिंचवा रहा है तो ये बड़े शर्म की बात है हमारे लिए, जो हम दिखावा करते हैं, जो समाज के लोग दिखावा करते हैं। कहते मैं का अर्थ यहाँ पर समाज पर व्यंग है, कि समाज के कोई भी लोग इस तरह से जो है इतने बड़े पद पर जाने के बाद, इतनी उपलब्धियां हासिल करने के बाद इस तरह जो है अपनी किसी जीवनी में जाए, तो कहते चाहे जीवनी में से बिना फोटो के ही छापनी पड़े, लेकिन मैं कभी भी ऐसे फोटो तो नहीं खिंचवाऊंगा। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है, यानी तुम्हें देख करके मेरे जो हौसले हैं वो पस्त हो जाते हैं। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? तो यहाँ पर इनकी जो है कुछ कृतियां हैं, किसकी, प्रेमचंद जी की, और उनके नायकों के नाम लिख रहे हैं। आप इन स्टोरियों को भी पढ़ लीजिएगा। क्या होरी का गोदान हो गया, गोदान का जो है यहाँ पर एक नायक है होरी, होरी का गोदान हो गया। पूस की रात, ये प्रेमचंद जी की ही एक कृति है। तो इसमें जो है क्या कहते हैं, पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। तो इन स्टोरियों को आप पढ़ लीजिएगा, प्रेमचंद जी की ही है ये। तो इनके नायकों के बारे में कहते हैं कि क्यों तुमने ऐसा किया है। कहते हैं क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। तो अब हरिशंकर परसाई जी जो है इतने प्रश्न करते हैं उनसे कि आखिर तुमने कैसे फोटो खिंचवा ली? तुम इतने बड़े साहित्यकार हो और तुम समाज के सामने एक फटा जूता लेकर के आखिर आ कैसे सकते हो? फिर कहते हैं मैंने फिर प्रेमचंद जी की उस मुस्कान पर जो है वो
बड़े परेशान हैं कि क्यों, कैसी ये, आखिर ये मुस्कान है क्या, क्या वो संदेश देना चाहते हैं। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया, फिर इनका जूता देखते हैं कैसे फट गया। यह मेरी जानक जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे। वो प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा ये जूता आखिर फटा कैसे, क्या तुमने बहुत सारे चक्कर काटे हैं, क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। ठीक है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, विसर गयो हरिनाम। तो अब ये प्रश्न कर रहे हैं, क्या तुमने इतने चक्कर मारे कि तुम्हारा जूता इस तरह से फट गया है। लेकिन फिर प्रश्न करते हैं कि जूता ज्यादा चलने से घिसता है, इस तरह से ऊपर से नहीं फटता है। तो लेखक बड़े परेशान हैं इस फोटो को देखकर, और आगे कल की क्लास में हम इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं, लेखक क्या कहना चाहते हैं और आखिर प्रेमचंद जी का ये जूता ऊपर से कैसे फटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।